चलिए आज हम सोसाइटी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड है, क्लास 11th है और सीक्वेंस एनसीईआरटी का फॉलो हो रहा है। इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी नाम की किताब है 11th क्लास की। चैप्टर का नाम है टर्म्स कंसेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशोलॉजी। शब्द सोशोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जीवन के बहुत से रहस्य इसमें छुपे हुए हैं जो हम आपको बार बार पढ़ा रहे हैं। कई सारे एनालिसिस जो आपके थॉट प्रोसेस को एक मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आप एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उसके इम्प्लिसिट कैरेक्टर को समझते हुए उसके अंदर की बात निकालने का हुनर सीख जाएंगे। ये एक तरह की चाबी है जो आपको मिल जाएगी तो क्वेश्चन के ताले खुल जाएंगे। ओके, हमने पिछले लेक्चर में आपको कुछ टर्म्स समझाई। सोशियोलॉजी के माध्यम से टर्म्स को समझना ज़रूरी था, जैसे कैपिटलिज्म, मैक्रो सोशियोलॉजी, माइक्रो सोशियोलॉजी, सोशल कंस्ट्रेंट्स, वैल्यूज़, कन्फ्लिक्ट थ्योरीज एंड थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म। हमने आपको इन दोनों थ्योरीज़ का अंतर बताया कि कन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ किस तरह से सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट देती है, और फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट के तहत जाएं तो वो बॉडी की तरह इमेजिन करते हैं सोसाइटी को, और अलग अलग उसके पार्ट हैं जिसमें वो हारमनी इमेजिन करते हैं, और वो ये कहते हैं हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ इन हारमनी और ग्रोथ इसी तरह से होती है। सोसाइटी को ऐसे ही समझा जा सकता है। उसी लेक्चर की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा वो अप्रोच ओरिएंटेड लेक्चर था जो पिछला लेक्चर नंबर 5 था। वो अप्रोच ओरिएंटेड लेक्चर था जो इस चैप्टर को अप्रोच कैसे करना है ये समझा रहा था डीप मीनिंग्स के साथ। कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, मैं आगे भी कुछ अभी टर्म्स लिखूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी लिखूंगा। इसके माध्यम से ही चैप्टर अप्रोच हो रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। इन क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या रखना है। डंडा देना जरा। पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक, फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक एडवर्टाइजमेंट्स या एडवर्टीजमेंट्स, जैसे भी आपको पुकारना है पुकार लेना, do you think advertisements actually influence people's consumption pattern? The question is, do you think advertisements actually influence people's consumption pattern? सिंपली बात देखी जाए तो 11वीं क्लास एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन अब जब क्वेश्चन पेपर खोला जाएगा सिविल सर्विसेज का तो देखेंगे उसी के क्वेश्चन है। बहुत ही इनक्विजिटिव, इनसाइट ओरिएंटेड बुक्स हैं एनसीईआरटी। समस्या ये है हम उनकी कहानी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी नज़रें सिर्फ एमसीक्यू ढूंढती रहती हैं, और मुद्दा ये है कि हर तथ्य एक कहानी पर ही खड़ा रहता है। आई बात समझ में? तो एनसीईआरटी शायद वो कहानी बता के उस तथ्य तक पहुंचाना चाहती है। तथ्य कुछ भी हो सकता है। तथ्य तो यही है कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा आती है। एनसीईआरटी से कहानी के माध्यम से समझाती है। कहानी समझ आ गई तो तथ्य समझ ही आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डू यू थिंक एडवर्टीजमेंट्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस पीपल्स कंजम्पशन पैटर्न? इसका आंसर आपको करना है, और किस पर्सपेक्टिव में? सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में, सोशोलॉजिकल अप्रोच के साथ। कैसे अप्रोच करोगे आप इस क्वेश्चन को? किस तरह से अप्रोच करोगे? आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होंगे कि सर सेलिब्रिटीज़ जब किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं तो नेचुरली लोगों में उस चीज़ का क्रेज़ क्रिएट हो जाता है, तो लोग वो लेना चाहेंगे। एक वायबल आंसर आप ये वाला कर दोगे। पॉसिबल, वायबल कह दिया मैंने, पॉसिबल आंसर ये हो जाएगा। दूसरा पॉसिबल आंसर आप ये कर देंगे कि सर लगातार होर्डिंग्स के माध्यम से बार बार रिपीटेटिवली ऐड दिखा करके लोगों के अंदर उस चीज़ का एक टेस्ट डेवलप किया जाता है, कि डिमांड क्रिएट कराई जाती है, तो लोग फिर उस चीज़ की ओर जाते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट इस तरह से प्रभावित कर देता है। ये किस तरह से प्रभावित करता है ये तो नहीं समझा पाया आप। आपने तो ये बता दिया टेक्निकल सेंस में, जैसे कि आप जर्नलिज्म के तहत पब्लिक रिलेशंस के टॉपिक या एडवर्टीजमेंट के टॉपिक कर रहे हो कि भाई एडवर्टीजमेंट के वाया कैसे कैसे करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली में जो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न है उसे इन्फ्लुएंस करता है एडवर्टीजमेंट? सिंपल क्वेश्चन ये था। तो यहाँ से इसका आंसर की जो चाबी है वो मुझे लगता है यहाँ से शुरू होती है। पहले आपको ये पता करना चाहिए कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न एक्चुअली में किन किन चीज़ों पे बेस्ड होता है। तो उसमें अब आप क्योंकि सोसाइटी के एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो क्या कंजम्पशन पैटर्न के पीछे कोई कल्चरल एस्पेक्ट होता है? कोई कास्ट, क्लास, रीजन, सेक्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट होते हैं? तो नेचुरली फिर वो चीज़ आपको उस मैनर में प्रभावित करेगी। आई बात समझ में? तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किन एरियाज़ में ऐड चलानी है, टारगेट ग्रुप्स कौन है आपके, तो ये जानना होगा ना। जैसे मान लीजिए आपको एक सर्वे करने को दे दिया एक रेडियो चैनल वाले ने, और ये कह दिया कि जा करके पता करके आइए हमारे चैनल के किस किस प्रोग्राम को वो
कितने कितने देर देखते हैं और कितना पसंद करते हैं। चैनल था एक प्राइवेट रेडियो चैनल, जैसे कि कोई भी हो सकता है, माय एफएम, रेडियो मिर्ची या बीट एनीथिंग। आप जिन लोगों के बीच गए वो कौन थे? एक तो एज सेगमेंट कौन था, मैच्योर ओल्ड एज सेगमेंट, पहले आपने उनमें सर्वे कर लिया और उनसे आपको यही सुनने को मिला कि हम 102.7 एफएम सुनते हैं। भाई हम तो सुनते ही नहीं रेडियो मिर्ची। दूसरा आपने सर्वे किन में किया? मान लीजिए जैसे आपने रेडी लगाने वाले, रिक्शा, ऑटो, इन सब सेगमेंट में उन्होंने कहा हम ये रेडियो मिर्ची सुनते नहीं, हम तो 102.7। तो आपने आकर के फीडबैक दिया कि सर मेजॉरिटी लोग तो हमारा चैनल सुन ही नहीं रहे। फिर टीम लीडर ने आपसे पूछा कि सर्वे किन के बीच करके आया, टारगेट ग्रुप कौन था? तो आपने बताया। तो फिर आपको आगे से जवाब आता है कि ये हमारा टारगेट ग्रुप है ही नहीं था, हमारा चैनल इन्हें तो टारगेट करता ही नहीं है। तुम कॉलेज में यूथ के बीच में गए, तुमने वहाँ पर पता किया, तुम कॉरपोरेट सेक्टर में जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं उनसे पता किया, जो जॉइंट कैंटीन से शेयर करते हैं उनके बीच में तुम गए, मॉल्स में, मॉल कॉम्प्लेक्सेस में, मार्केट्स में तुम गए, मॉल टाउन एरिया में तुमने झांक मारी, आपने कहा सर मैं तो वहाँ नहीं, तो तुमने गलत टारगेट ग्रुप चूज़ किया। अब यहाँ से मैंने क्या समझाया? दो अलग समाज नज़र आते हैं, एक उम्र के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया कि ओल्ड एज, और दूसरे कॉलेज गोइंग। तो समाज को यहाँ पर विभाजित किया गया है उम्र के हिसाब से, तो फिर इस हिसाब से उनकी चॉइसेस भी अलग हैं। तो फिर इस हिसाब से अलग अलग चैनल्स, एक एफएम 102.7 सरकार का, विविध प्रसार भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का, और एक मान लीजिए 94.3 माय एफएम दैनिक भास्कर वालों का। दोनों के ही टारगेट ग्रुप अलग हुए उम्र के हिसाब से, क्योंकि उम्र के हिसाब से उनकी टेस्ट अलग थे उन ग्रुप्स के। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा? सवाल ये पूछा गया, बच्चे ने आके बताया कि सर मैंने रिक्शा, ऑटो, इन लोगों के बीच में जाकर पता किया तो वो ये सुनते ही नहीं थे आपका एफएम। तो आपको जवाब आया कि तुम मॉल गए, मॉल टाउन एरिया में गए, उन जगहों पर कॉरपोरेट ऑफिसेज में गए। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एक एडवांस्ड अर्बन एलीट सोसाइटी है शायद जो इनके प्राइवेट एफएम को सुन रही है, और दूसरी तरफ एक शायद डेली वेज अर्नर हो सकते हैं, रूटीन वर्कर हो सकते हैं, या सस्टेनेंस ओरिएंटेड लोग हैं जो अभी भी शायद वही पुराने या 90s के सॉन्ग, या जिनसे वो कुछ ज़्यादा रिलेट हो पा रहे हैं, उन चीज़ों को, उन म्यूज़िक्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अभी भी शायद उन्हें ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि चिट्ठियाँ पढ़ करके सुनाई जा रही हैं, उनसे खत मंगवाए जा रहे हैं कि आप अपनी चिट्ठियाँ भेजिए। अभी भी उनके लिए ये चीज़ क्रेज़ रखती है कि एफएम पे उनका नाम आएगा, तो वो इन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इस कॉन्वर्सेशन से ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बहुत से थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, उसके जिसने सर्वे किया और वो जिसने सर्वे करवाया। एज के हिसाब से कहानी अलग है, किस सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड अलग है, किस सोसाइटी का पार्ट हैं आप, एडवांस्ड या अभी भी आप नॉन एडवांस सोसाइटी, आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड सिस्टम में हैं, आप रेगुलर कॉरपोरेट सेक्टर अर्निंग हैं, या फिर आप एक वेज अर्नर हैं। कितना कुछ बदल गया। और इन्हीं चैनल्स पे आएंगे एडवर्टीज़मेंट्स। तो जब मैं एडवर्टीज़मेंट देने जाऊंगा तो मुझे 102.7 एफएम पे देनी है या 94.3 एफएम पे देनी है, पहले मैं उनका व्यूवरशिप देखूंगा कि व्यूवर किस सेगमेंट में है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे एडवर्टीज़मेंट बनानी है। तो बीइंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेरा टारगेट भी वही रहेगा। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे एडवर्टीज़मेंट किस चीज़ की देनी है। एडवर्टीज़मेंट में हमें प्रमोट करना है, मान लीजिए कि ज्वेलरी को, और ज्वेलरी में हमें डिज़ाइंस इस तरह के प्रमोट करने हैं जो बहुत ही यंगस्टर्स ओरिएंटेड हैं। हमारा टारगेट ही यंगस्टर्स हैं। या हमें डिओड्रेंट्स प्रमोट करने हैं, हमें बहुत ही लग्जरी परफ्यूम्स, वॉचेस प्रमोट करनी है। तो नेचुरली हमारा सेगमेंट क्या रहेगा? हमें पता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहती होंगी। इन्हें अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स चाहिए, इन्हें अच्छे रिस्ट वॉचेस चाहिए जिसमें कि हेल्थ ओरिएंटेड रिस्ट वॉचेस, जैसे कि आज की डेट में आ रही हैं फिटनेस से जुड़ी हुई वॉचेस। तो हम नेचुरली उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। मैं एडवर्टीज़मेंट के तहत दोनों में से उसी सेगमेंट को चुनूँगा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अगर घुटनों का तेल, कमर में बांधने वाले बेल्ट, अगर वाइब्रेटर्स जैसे कि लेग मसाज आपको करानी है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें, पेंशन प्लान्स हैं या इंश्योरेंसेस हैं, ये मुझे प्रमोट करनी है, तो मैं नेचुरली 102.7 एफएम चुनूँगा।
या फिर मुझे स्मॉल सेविंग्स के बारे में बात करनी है, जैसे नए नए स्मॉल सेविंग बैंक्स आ रहे हैं, तो मैं डेली वेज अर्नर के पास जाऊंगा। जैसे कि मुझे रिक्शा वाला भी चाहिए, मुझे ऑटो वाला भी चाहिए, इन सब की मुझे सेविंग्स चाहिए, तो मैं अपने बैंक के प्रचार इनके बीच करवाना चाहूँगा, मैं अपने प्रोडक्ट्स इन तक लेकर के जाऊंगा। या मैं और बताना चाहूँ कि नए लोन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, आप कैसे अपने रिक्शा से ऑटो पे आ सकते हैं, कैसे ऑटो से छोटा हाथी बना सकते हैं, तो मैं इनके बीच जाऊंगा। मेन एस्पेक्ट ये है कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनके कंजम्पशन का पैटर्न उनकी किसी ना किसी बैकग्राउंड पे, किसी ना किसी बेसिस पे खड़ा है। मुझे उस बेसिस को अंडरस्टैंड करना है, तो मैं एडवर्टीज़मेंट उस लेवल पर बनाऊंगा भी और अपना प्रोडक्ट उन सेगमेंट्स में प्रमोट करूंगा, तो फिर मैं उनकी सोच को प्रभावित कर पाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का क्रक्स सारा यहाँ पर है कि कंजम्पशन पैटर्न जो है लोगों का, उसका बेसिस क्या है, फिर आप आंसर करना शुरू करेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि एक एफएम चैनल भी इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है कि अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेगमेंटेशन है उसके टारगेट ग्रुप में और एक दूसरे के टारगेट ग्रुप में, और वो क्राइटेरियाज कई हो सकते हैं। आई बात समझ में? आपको नहीं चाहिए कोई प्राइवेट एफएम जिसमें कि बहुत स्पीड, बहुत फास्ट, बहुत ही नए गाने चल रहे हैं, आप उनकी वर्डिंग ही समझ नहीं पाते, आप खुद को उनसे जोड़ ही नहीं पाते। आपको चाहिए विविध भारती, तो आपको फिर वही मिलेगा। 106 एफएम भी चल रहा है, 103 के अराउंड भी एक एफएम है, वो सारे आपको मिलेंगे। दैट इज़ द कंसेप्ट। अब यहाँ से हमें ये समझना है कि डू यू थिंक एडवर्टीजमेंट्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस पीपल्स कंजम्पशन पैटर्न? तो कंजम्पशन पैटर्न, उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं पूरा आंसर नहीं कराऊंगा, दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए क्योंकि मैं तो लेक्चर देता ही हूँ। कंजम्पशन पैटर्न का एक रीज़न्स हमारे देश का समाज रह सकता है, सोसाइटी। और सोसाइटी में एक चीज़ देखें तो कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट किसका है? इनसाइडर और आउटसाइडर का। इनसाइडर आउटसाइडर में इसमें इनहैबिटेंट हो सकते हैं, इनसाइडर इनहैबिटेंट जो वहाँ के बस रहे हैं लोग, आउटसाइडर्स को आप इन्वेडर्स कह सकते हैं, और कुछ लोग मॉडरेट टेंस में इन्हें एडवेंचरर्स कहते हैं। चलो जो भी है वो तुम्हारे दिल की तसल्ली है, जो मर्जी कहते हैं ना। मेन कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी बेसिस है कंजम्पशन पैटर्न का। सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स किसके बीच? आउटसाइडर इनसाइडर, मतलब कि इनहैबिटेंट और इन्वेडर। और यहाँ से कंसेप्ट क्रिएट होता है सुपीरियरिटी, वही सुपीरियर। और यहाँ से कंसेप्ट आता है द कलर, श्वेत और श्याम, गोरे रंग के और काले रंग के। श्वेत रंग प्रतिबिंबित करेगा देवताओं को, श्याम रंग प्रतिबिंबित करेगा, काला रंग प्रतिबिंबित करेगा असुरों को। तो देवासुर संग्राम को जब भी दिखाया जाएगा एक कन्फ्लिक्ट के तौर पर, एक तरफ सफ़ेद वस्त्र होंगे देवताओं के, सफ़ेद सफ़ेद स्वर्ग होगा, सफ़ेद सफ़ेद उसके पिलर इमारतें, सफ़ेद धुआं सा। वहीं जब असुर दिखाए जाएंगे, काला सा एक हैरम पहनी होगी, जो पहनी रहती है ना बेल्ट वाली, वो पहनी रहेंगी, काले काले सैंडल, पता नहीं उस समय में सैंडल कहाँ से आते थे, काले काले सैंडल पहने रहेंगे, माथे पे काला तिलक लगाया रहेगा और काला काला सारा बनाया रहेगा, मूंछ भी काली बड़ी बड़ी दिखाई जाएगी, सब कुछ, बाल भी बड़े बड़े दिखाए जाएंगे। और काले काले धुएं से ये लोग पैदा होते हैं। पहले काला काला धुआं आता है, फिर ये आते हैं। लेकिन जब देवता आएगा तो पहले बादल बादल आएगा, सफ़ेद सफ़ेद धुआं आएगा। तो सफ़ेद काले का एक है ना, सफ़ेद एक समाज जो कि समाज कल्चर से चलित है। कल्चर का आधार बहुत बड़े पैमाने पर धर्म है, और धर्म में बहुत बड़ा एलिमेंट देवता और असुर हैं, और इनका कन्फ्लिक्ट हमेशा इस तरह से है, धर्माधर्म। तो श्वेत रंग जुड़ जाता है अच्छे कर्मों से, धर्म से, सुपीरियरिटी से, डिविनिटी से, ईश्वरीय तत्व से। और श्याम रंग, काले रंग को जोड़ा गया है नेगेटिविटी से, बैड कंडक्ट के साथ, नेगेटिव एलिमेंट के साथ, असुरों के साथ। इसलिए फिर मजबूर होकर के एक क्रीम को नाम रखना पड़ता है फेयर एंड लवली। नाम रखा फेयर एंड लवली क्योंकि श्वेत रंग का क्रेज है, श्वेत रंग का स्थान है, उसका एक चार्म है। लेकिन फिर समाज बदला। एक लोकतांत्रिक समाज में, एक सेकुलर सोसाइटी में आप इस तरह के जो सोशल इविल्स हैं, और इस सोशल इविल से डेवलप इनइक्वलिटीज़ जो सोसाइटी के अलग अलग स्तर पर स्थापित एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन का आधार बन गई। सोसाइटी में लेयर्स हैं, स्ट्रेटा है, और वो है इनइक्वलिटी का के बेस पर, और उसमें रंग भी एक कारण है इनइक्वलिटी का। तो फिर इस नई अवेकन सोसाइटी ने
नई क्वेश्चन मेकिंग सोसाइटी ने, क्वेश्चनिंग सोसाइटी ने इस पर क्वेश्चन किया तो नाम बदला ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली से नाम बदल गया ग्लो एंड लवली। ग्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ब्लैक कैन ग्लो और द वाइट कैन ग्लो, बोथ कैन ग्लो, वाइट एंड ब्लैक थिंग दोनों ग्लो करती हैं। तो इतने सालों के बाद ये नाम बदला ग्लो एंड लवली। तो सोसाइटी का प्रभाव नहीं है ये आप कैसे कह सकते हो? नाम बदलने से कम, मेरा रातों रात कोई नाम बदल दे हरप्रीत सिंह बसरा से, मेरा तो सिस्टम ही बदल जाएगा। एक कंपनी जो कि जब मैं जन्म के बड़ा हो रहा हूँ मैं तब से देख रहा हूँ एक कंपनी फेयर एंड लवली, और अब इस उम्र में आके देख रहे हैं नाम बदल रहा है, तो कितना कंपल्शन, सोशल कंट्रोल इसे कहते हैं। सोशल कंट्रोल आया ना कंपनी में। कंपनी ने अपने आप की इमेज को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए नाम बदला, दिखाया कि नहीं बदलते समाज का आईना है। तो ये, लेकिन एडवर्टीज़मेंट में नाम क्या है, एकदम से एक लड़की खड़ी है और उसकी कई लेयर बन जाती हैं, 3 दिन 4 दिन 7 दिन 15 दिन में वाइटनिंग। कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, पील ऑफ मास्क और एवर यूथ और जो भी आप सारा मुंह से उतारते हैं, एकदम आप क्या दिखाते हैं, पहले से काले हुए या चिट्टे हुए? तो क्रेज़ किस चीज़ का है? गोरे होने का। तो गोरे होने का क्रेज़ क्यों है? कारण क्या है? सुंदरता एक अलग, बहुत अलग पक्ष हो सकता है, बहुत ही अलग, लेकिन समाज में स्वीकृति आज भी यहाँ पर एक बात होती है। देखो यहाँ पे खुल के बात, मैं समाज शास्त्र पे पढ़ा रहा हूँ तो हर चीज़ पे खुल के बात करूँगा। मैं ये नहीं डरूंगा कि अब मुझे भी सोसाइटी प्रेजुडिसली लेने लगे, क्योंकि प्रेजुडिसेस को ख़त्म करना है तो मैं प्रेजुडिसेस में ही होऊंगा। गटर को साफ करना है तो मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे शरीर पे दूध लिपटा रहे और मैं गटर साफ कर रहा हूँ। गटर को साफ करते हुए मेरे शरीर में गटर का मल ही लगेगा। तो मैं प्रेजुडिसेस को अगर डिस्कस कर रहा हूँ तो प्रेजुडिसेस मुझे खुल कर डिस्कस करने हैं। अपन इतनी टेंशन नहीं ले सकते कौन क्या सोच रहा। ओके, तो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? गोरा लगना है। तो ये सुंदरता एक बहुत दूर का पक्ष हो सकता है, लेकिन आज दिन तक हमारे समाज में एक लाइन है ना, ये जब लड़की देखने जाते हैं शादी के लिए, जो भी है एक लाइन बोलते हैं, नैन नक्श कुछ भी ना हो, लेकिन कहते हैं गोरी तो आया। एक परिभाषा है, किसी से बोले लड़की सुंदर है, एक लाइन आती, वो ये नहीं बता रहा सुंदर है, लाइन ही आ रही गोरी है। फिर पूछ रहे हैं सुंदर है, गोरी है। गोरी है का मतलब क्या? सुंदर है कि नहीं? बोल रहे गोरी है ना, गोरी है बस, ओके। यहां तक आपने एक समाज को हेल्पलेस बनाए रखा कि कितनी देर तक सफ़र किया उन्होंने अपने उस दबे हुए रंग की वजह से। सिंपली इस पर कहानी है, हमारी मूवी है पंजाबी में बम्बू काट। बम्बू काट मूवी में हीरोइन का रोल जो है वो, उसका रंग दबा हुआ है, उसका रंग सांवला है, और पूरी मूवी में उसे बताया जा रहा है कि तुझे फिर पति भी वैसा सही मिला, अफसर नहीं मिला क्योंकि तेरा रंग दबा हुआ था, और उसके पास बम्बू काट यानी कि बुलेट नहीं है। तो तू जन्मी ही अब इस रंग के साथ है, तो तुझे इसके साथ चलना होगा। और वो ऑलवेज प्रयास करती भी है कि मैं थोड़ी और बेहतर लगूँ। लेकिन उसी मूवी में पहला ही सीन है कि हीरो यानी कि एमी विर्क हीरोइन को एज अ वाइफ जब देखता है, वो खुद को ब्लेस्ड फील करता है। तो लड़की को यकीन नहीं होता, कहती आप सही में खुश हो? कहता ऑब्वियसली मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिल गई। कहती लिटरली आप खुश हो ना, मतलब मेरा? कहता तो ये बताया गया कि कितना कंपल्शन था उस बच्ची पर शुरू से ही, कि वो इतनी इन्फीरियरिटी में थी कि जब उसको फर्स्ट टाइम जेन्युइन प्रेज भी मिली, उसे समझ नहीं आया कि ये सच है या सरकाज़म है। तो रंग, तो फिर इसके आधार पर जो बच्चा इतने समय से दमन भोग रहा हो, उसके सामने टेलीविज़न पे गलती से एक ऐड चल गया, फेयर एंड लवली 14 दिनों में पाए निखरा रंग, उजला रंग, श्वेत रंग। वो कुछ भी बेच बाच करके, घर का सामान कुछ भी, वो क्रीम लेके आएगी। और गांव में ये मैंने होते देखा है, खाने को दाने नहीं हैं, औरतों की परिस्थितियां दयनीय हैं। किसी तरह से चुन्नी में बांधे पैसे या कनक के डोलू में छुपाए हुए, गेहूं के डोलू में छुपाए पैसे निकाल के फेयर एंड लवली जरूर आती है बाजार से जब कभी शहर जाती हैं, और उसे लगा लगा के इतना रगड़ती हैं कि आज ही सारा गोरा रंग बाहर आ जाएगा, रगड़ा चाड़ के। लेकिन सबके दिल टूट जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इससे दुखी हुई अलग बात है, दुखी वो इस बात से थी कि उनका रंग स्वीकार है कि नहीं। ये समाज ही तो था, अदरवाइज तो कोई समस्या नहीं थी। सो द थिंग इज कि अभी भी एक ऐड चलती है। आप यूट्यूब पे एक लड़का, एक बच्चा बालक बेचारा आजकल चैनल चला रहा है जिसमें वो ये बता रहा है, जिसमें उसने काजोल मुखर्जी की
कि बहुत पुरानी फिल्म की फ़ोटो दिखाई है और उसके साथ एक और फोटो दिखाई है नई वाली, तो वो बता रहा है कि इसमें ये थैलेटनिन पता नहीं क्या यूज़ हुआ है, यही मैं बेच रहा हूँ। अब इस पर काजल ने अभी तक बवाल किया कि नहीं मुझे नहीं पता। पीवी सिंधु ने तो 23 कंपनियों पे केस कर दिया कि मुझे पता नहीं कहाँ लपेटे में लेके मेरा नाम चला रहे हैं। काजल ने अभी तक किया नहीं कि आई डोंट नो, बट वो अभी भी इसी गोरे और काले का खेल खेल रहा है। और उस पर व्यूज़ देखिए, उसके लाइक्स देखिए, लोग देख रहे हैं, कहते डी चिट्टी हो गई काजल। तो हमें ये चाहिए कंजम्पशन पैटर्न का बेस ढूंढिए। बेस नज़र आ जाएगा कि महीने 2 महीने पुराने नहीं, ये सदियों से चलता आ रहा है, उसको टारगेट करती हैं वो कंपनीज। तो इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमी का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा सोशल मैनेजमेंट भी है, इसलिए एडवर्टीजमेंट एजेंसियों का रोल है। अगर इकोनॉमी सिर्फ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन होती, डिमांड और सप्लाई होती, रिसोर्स मैनेजमेंट होती, तो फिर एडवर्टीजमेंट का जो रोल कहाँ से आता? इकोनॉमी इज अबाउट सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो, हाउ टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर ऑल्सो, इट इज़ द इकोनॉमी। आई बात समझ में? जैसे नाउअडेज टीनेजर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से प्रभावित करती हैं टीनेजर्स को एड्स, और वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अगर आप देखें तो 2 एड्स आपके सामने, एक बच्चों के लिए, एक टीनेजर्स के लिए। एकदम से बच्चे के सामने मम्मा रोटी बना के लेकर या, और एकदम से जब मम्मा ने मैगी पेश की तो कह रहा वाह मैगी चाहिए मुझे अभी। एक बच्चा जो इसे देख रहा है उसे अता पता कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने कार्टून में या कहीं चैनल पे ये देखा है और वो वही चीज़ें डिमांड कर रहा है। जैसे मुझे पता है, मैं खुद भी एक ज़माने में बाल्यपन में प्रभावित हुआ था, कैलॉग्स कंपनी के चोकोस थे शायद, वो ऐसा ऐड देते थे कैलॉग्स चोकोस करके, मैं भी पागल हो गया कि मुझे ऐसा हुआ, मैंने घर वालों को मैं ये नाश्ता करना है इसका मन है, चाहे जो हो जाए। शॉप पे गया, वहाँ डब्बा पड़ा था कैलॉग्स चोकोस का, डब्बा इतना बड़ा था, अंदर माल कुछ भी नहीं था। मैं लेकर के आया, दूध में डाल के दिए। मतलब अब देखो ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, औरों को बहुत अच्छे लगे होंगे, मुझे वो अच्छे नहीं लगे, मैंने दोबारा ज़िंदगी में नहीं किया। लेकिन एक बार डब्बा तो खरीदवा दिया ना मुझसे। याद होगा बहुत पहले जब आप छोटे थे, मोनाको की ऐड आती थी, उसमें ऊपर पता नहीं क्या क्या टॉपिंग्स डाल देते थे। कई समय मुझे ये भ्रम रहा कि शायद बिस्कुट ही ऐसे होते हैं जिसमें ऊपर पनीर का, टमाटर का सब, और मैंने कैंटीन से ख़रीद लिया। अंततः नमकीन बिस्कुट निकले जो मैं शायद बचपन से ही खा रहा था। दिल ऐसा टूटा मेरा कि दोबारा नहीं मैंने खरीदा। मुद्दा क्या है? बच्चों की सोच को आप प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों की प्रेफरेंसेस, बच्चों की चॉइसेस आपको पता है, और वही बन रही हैं आज की डेट में। बच्चे नाश्ता किन चीज़ों का कर रहे हैं, बच्चे क्या खा रहे हैं, वही सारी चीज़ें। ये किसकी देन है? ये एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की देन है। आई बात समझ में? और एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की ये देन क्यों है? एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड ये जान गया है कि अब मेल फीमेल दोनों वर्किंग हैं, पकाने का समय किसी के पास है नहीं, और गोदी में बिठा के चंद्रमा दिखा के या फिर खिलौने दिखा के या चिड़िया दिखा करके मुंह में बुर्कियां डालने का समय किसी के पास नहीं। और इस समाज को लंबे समय से इस तरह की आदत है, लेकिन एक अर्बन सोसाइटी अब बन गई है जो कि 32-34% है। इसको अब चाहिए रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स, सेमी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं। तो मदर में भी अब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत आएगी, जो कि शायद कुछ सालों पहले वो अपने बच्चे के लिए दुकान के पदार्थ एक्सेप्ट ना करती, ये कह करके कि नहीं मैं अपने हाथों से पका खिलाऊंगी, बच्चे के लिए सही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो बाउंड है, क्योंकि वो वर्किंग है, और सोसाइटी में मेल ने कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी रखी नहीं है, तो वो फीमेल तक ही है। तो जिन जिन एरियाज़ में, जिन जिन अर्बन एरियाज़ में, जिन जिन सोसाइटीज़ में फीमेल वर्किंग है, आप उन एरियाज़ में इनके ऐड टेलीकास्ट होते देखेंगे, उन अखबारों में पैम्फलेट देखेंगे, उन रेडियो चैनल्स पर, और उन एरियाज़ में, उन टेलीविज़न के शोज़ में जिनका टारगेट ग्रुप इन अर्बन एरियाज़ में है। नेशनल पे कभी इनकी ऐड देख लेना, दूर दूर तक नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप चैनल्स देखेंगे और जिसमें ख़ास तौर पर वुमेन ओरिएंटेड सीरियल्स देखेंगे, उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली जो एड्स आएंगी वही नहीं के आएंगी, और सबसे ज़्यादा ये एड्स रहेंगी कार्टून नेटवर्क्स, कार्टून चैनल्स में, क्योंकि कार्टून चैनल कहीं कहाँ देखे जा रहे हैं हमें पता ही है। तो वुमेन कंपेल हुई क्योंकि वो एंगेज है काम में, आज बच्चे के लिए न्यूट्रिशन देना है, तो उन्होंने उसमें न्यूट्रिशन एलिमेंट ही प्रमोट किया है। 2 चीज़ों को फोकस किया जा रहा है,
बच्चा क्या मांगता है, टेस्टी चीज़, तो उसमें टेस्ट दिखा दिया। माँ का कंसर्न क्या है, मेरे बच्चे के लिए मुझे क्योंकि है तो माँ, तो उसमें फटाफट टिंग टिंग करके आ रहे हैं ऐसे, इसमें होल व्हीट, इसमें ये ग्रेन, इसमें हो, आप एकदम नो ट्रांसफैट, तो आपने फटाफट। और आज मॉल में जाके हम बात क्या कर रहे हैं, ये बहुत हेल्दी है, इसमें एक्चुअली तो होल व्हीट है, इसमें मिल्क ग्रेन्स हैं और इसमें नो सैचुरेटेड फैट है, बच्चे को मुझे यही देना है। और बच्चे को दिखाया जा रहा है इसमें यमी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वनीला है, टेस्टी है, तो बच्चा कह रहा है मम्मा मुझे तो यही लेना है। दोनों के लिए वो सेटल है और वो धमाके से बिक रहा है। एडवर्टीज़मेंट आपके कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस को समझती थी, तभी वो ये करके आई। सिंपली टेस्ट के दम पे उसे पता नहीं बिकेगा तो न्यूट्रिशन एलिमेंट को प्रमोट किया। सिंपल न्यूट्रिशन एलिमेंट के दम पे नहीं बिकेगा तो बच्चे के भाई स्टेक है आज की डेट में, बच्चा स्वीकार करना चाहिए, तो इसलिए उसने टेस्ट एलिमेंट को वहाँ पर प्रमोट किया। इन दो के आगे उसने कुछ नहीं आपको सोचने दिया। तो कॉस्ट मैटर नहीं करती, कॉस्ट मैटर नहीं करती, क्योंकि जिस समाज में ये बेचा जा रहा है वो समाज व्यवसायी है, व्यापारी है, कामकाजी समाज। तो आज आप वो ले रहे हैं, जबकि उतने में ही कितने किलो आटा आ सकता है, उसे कई दिन आप खाना खा सकते थे, लेकिन समय नहीं है और बच्चे वो खाते भी नहीं। फिर एक समय में से क्या बताएं, अब वो बच्चा जहाँ खा रहा है, कभी आपने नोटिस किया, देखो कंजम्पशन पैटर्न को का बेसिस, मतलब बच्चा जहाँ खा रहा है, ध्यान से नोटिस करना, घर का प्रोफाइल का व्यू भी दिया जाएगा एकदम से कैमरे के वाया। बच्चा सो के, बच्चा उठेगा सो के, एक बड़ी लग्जरी सी रजाई उठाई जाएगी उसके ऊपर से, एक गद्देदार किंग साइज बेड से बच्चा उतरेगा और मम्मा कहेंगे आ जाओ बैठ जाओ। एकदम से वाइट हैट के साथ ड्राइवर और कार रेडी पापा की दिखाई जाएगी कि पापा की कार रेडी है, पापा कह रहा है बेटा जल्दी करो, हे सिमी कम फास्ट। तो दिखाया जाएगा कि गाड़ी भी मर्सिडीज़ है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मा भी जा रहे हैं, घर भी लग्जरी है। ये चीज़ मैटर करती है। ये नहीं दिखाया गया कि गांव है, खटिया पे बच्चा लेटा हुआ है, सुबह और पिता ने अपना गाय भैंस पकड़ी हुई और कह रहे और बेटे जल्दी कर लो, कैलॉग्स खा लो बेटा। सेटअप दिखाना है ना, तो यहाँ से क्या दिखाया, ये अब उस कैम्ब्रिज के उस क्लास के बच्चों का डिस्कशन का मैटर हो जाएगा। तू क्या खाता है बे, सुबह वापस में पूछेंगे मैं कॉर्नफ्लेक्स। आज सुबह नाश्ते में क्या है, अ बिट ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, सम फ्लेक्स ऑफ फ्रूट्स। और वो दूसरा भी कह रहा ओके मैंने भी वही लिया है। स्टेटस सिंबल भी है ये नाश्ता, अब शरीर की आवश्यकता से आगे बढ़ के स्टेटस सिंबल भी है कि तुम क्या खाते हो। तो बहुत सी पंजाबी मूवीज़ में दिखाया भी गया है और वो बोलती भी है बेबी अब हम अमीर हो गए, अब हमें ब्रेड बटर खाना है, ओके अब हमें कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। कांच के गिलास में रियल का ही जूस खोल के डाल लिया, ये भी नहीं कि बनाया हुआ है, कांच के मग में उसमें जग में डाल लिया और ऐसे डाल के पी रहे हैं जैसे बड़ा फ्रेश जूस पी रहे हैं। और 2 स्लाइसेस ब्रेड के उस पर बटर है और इधर भरे लाल एप्पल पड़े हैं, खाएगा कोई नहीं, लेकिन ये नाश्ता है। नोटिस करो फिल्मों में, एडवर्टीजमेंट में, वो नाश्ता जिसमें कि दही की कटोरी थी, 2 रोटियां या परांठे थे, दाल और सब्जी हुआ करती थी थाली में, वो तो मूवीज से रिप्लेस हो गया है, टोटली ऐड से भी रिप्लेस हो गया है। ये दिखाया जा रहा है कि ये एक नया अर्बन समाज है, अर्बन सोसाइटी। तो ये आपकी अब भूख ही नहीं है, ये आपके स्टेटस की आवश्यकता भी बना दी गई है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। तो आप उस स्टेटस की पूर्ति के लिए यदि मर्सिडीज़ तक ले सकते हो तो 50 रुपये की चीज़ के लिए अब 300 भी खर्चोगे। तो क्या है, सोसाइटी का स्टेटस। तो फिर कंजम्पशन पैटर्न का बेस स्टडी हुआ ना, तब प्रभावित किया ना आपकी सोच को। मोबाइल गैजेट से लेकर के टेलीविज़न गेम्स तक, पीएसपी से लेकर के हर चीज़ तक आपकी सोच को प्रभावित किया जा रहा है। ये एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ही किया जा रहा है। कारण, टाइम बीता, आउटडोर गेम्स टोटली ख़त्म हो गई। जब आउटडोर गेम्स टोटली ख़त्म हुई हैं तभी तो फिर इंडोर में भी सॉफ्ट गेम्स को प्रमोट किया गया, दैट इज़ द टेलीविज़न मोबाइल गैजेट बेस्ड गेम्स। और अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है आज की डेट में गेमिंग इंडस्ट्री। वो आपको बाहर ही नहीं आने देती उस सोच से, और वो सारे के सारे गेम ऐप्स दर्जनों ऐड से भरे रहते हैं। आपने नोटिस नहीं किया, आप एक गेम खेल रहे हो उसमें 4 गेम्स की ऐड आ रही है। तो एक लूप बना दिया गया है जिसमें आप डीप से डीप जाते जा रहे हो, चक्रव्यूह, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं। ये स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है और इस स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए
डीप माइंडसेट स्टडी किया गया है बच्चों का, और वो माइंडसेट स्टडी करने के लिए उनकी अलग अलग कल्चरल सेटिंग्स को ऑब्ज़र्व किया गया है, और उन कल्चरल सेटिंग्स को ऑब्ज़र्व करते हुए देखा गया है कि बच्चे पसंद क्या कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कल्चर चल रहा है। तो देखा गया है कि गोले हथगोले बम बंदूक के गानों को मिलियन मिलियन व्यू बहुत जा रहा है। ऐसे में बच्चों की एस्पिरेशन भी यही है कि उनके हाथ में एंडलेस पावर चाहिए। तो वेपन्स, फाइट्स, बैटल्स, ये गेम्स उन्हें अट्रैक्ट करती हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि बच्चे का दिमाग एजिटेटेड होता है। बचपन में स्कूल में क्या करते हैं, लड़ते ही हैं ना। उन्हें हमेशा सिखाते हैं ना, मिल के रहना है, लड़ना नहीं है, शेयरिंग करना है। पहले क्या सिखाया जाता था, शेयर करना है, फूड शेयर करना है, बुक, कॉपी, बैग, सीट सब शेयर करना। ये क्यों सिखाया जाता था? उस एज में थॉट प्रोसेस ये नहीं चलता कि लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। तो लड़ाई इमीडिएट रीजंस की वजह से हो जाती है, इसने मेरी पैंट गंदी कर दी, मैंने इसे मार दिया। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तब आपकी जब पैंट गंदी करता है कोई, तो आप उसे मारते नहीं है ये सोच कर कि क्या फ़ायदा है यार, मैं उसे 2 मारूंगा, मेरे 2 मारेगा, बेइज्जती होगी और आगे लड़ाई बढ़ेगी, थाने में जाएंगे। बच्चा इतना सोचता है? तो बच्चा इतना नहीं सोचता। तो बच्चे का दिमाग में क्या चलता है कि टू एंड एवरीथिंग, फाइट। तो फिर कौन सी गेम्स प्रमोट की जा रही हैं? वही सारी गेम्स प्रमोट की जा रही हैं। लेकिन एक ज़माने का बच्चा मारियो खेला करता था, आज बच्चों को मारियो में मज़ा नहीं आता। लेकिन मारियो से आगे बढ़े और एक ज़माने में WWF की गेम आई, सेगा। फिर उससे आगे बढ़े तो मॉडल कॉम्बैट, MK, फिर MK के कई स्केल्स आए। फिर हमारे बच्चों को क्रेज़ हुआ फॉरेन के बिल्डिंग्स का, उन गाड़ियों का, और उसमें भी अलग अलग चीट्स का। तो फिर सैन एंड्रियास, GT, ये सारी सिटीज़ और ये सब आ गए। लेकिन आज ज़माने बदल गए। आज आप वही हैं, आपके घर के बच्चे वही है, वो गेम्स उनके लिए रिडंडेंट हैं क्योंकि उनका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो आपकी कंजम्पशन पैटर्न को कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस करके चेंज कर दिया गया है लंबे समय में। ये इसी इन्फ्लुएंस का नतीजा है कि एक माँ जो पूरी तरह से जानती है कि सदियों से अपने बच्चे को वह स्वयं जब दूध पिलाती है तो उसकी गुणवत्ता कई गुना अधिक है, लेकिन क्योंकि स्टेटस सिंबल बना दिया गया है पाउडर दूध को, और बच्चे की केयर उसी से हो सकती है, जो माँ ये नहीं दे रही है वो माँ ही नहीं है। ऐसा ऐड में सिद्ध कर दिया जाता है, मैं देती हूँ अपने बच्चे को बेहतर पोषण क्योंकि मैं हूँ माँ। तो जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है वो देख के ही लज्जित हो रही है कि मैं कौन हूँ, फिर ये देती है बेहतर पोषण तो मैं क्या देती हूँ। तो वो अपने बच्चे को, अपने पति को रात को कह रही है पति ऑटो चला के आए। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये सिर्फ स्टेट, पति ऑटो चला के, मातृत्व के भाव को कैपिटलाइज कर लिया। पति ऑटो चला के कह रही है, जी सुनो, तो हाँ अच्छा मैं क्या कह रही थी, कहते हाँ अपने बच्चे का नाम भी देखो, बच्चों के नाम भी बहुत आगे रखते हैं, बहुत आगे जा कर के रखते हैं, एकदम डेवलप्ड नाम रखते हैं। मैं ये सोच रही थी कि अपने जॉनी के लिए हम पाउडर वाला दूध लें। वो क्या है, नहीं मुझे वो चाहिए, जो भी, इस बार आप मुझे इस काम के लिए पैसे कम देना, मुझे साड़ी नहीं बनानी, मुझे जॉनी के लिए दूध का पाउडर का डब्बा चाहिए। वो लेगा ही लेगा, वो लेके आएगा, और जब जॉनी को वो दूध डब्बा पाउडर पिलाएगी तब माँ का पोषण पूरा होगा। ये किसने किया? ऐड ने। हालांकि यहाँ पर समाज की सकारात्मक शक्तियाँ भी चूकी हैं। सरकारों ने अब ऐड के माध्यम से, डॉक्टरों ने भी बहुत अब कोशिशें की है कि मदर फीड इज़ द बेस्ट फीड, न्यूट्रिशन है। लेकिन यहाँ पर भी शब्द कैसे यूज़ कर रहे हैं, मदर फीड, न्यूट्रिशन, उनको समझ कहाँ आ रहा है सीधा सीधा। तो और दूरदर्शन में जो ऐड चल रही है उसको सीरियसली वो ले नहीं रहे। समझ आ रही बात? तो इसकी वजह से वो पाउडर दूध इंडस्ट्री, लैक्टोजन, वो सब कितने के होते थे कभी की बात बताऊं, लेकिन आज हाथ नहीं लगता आपको, खत्म। आज जिस बच्चे को ब्रांडेड नैपी या डाइपर ना लगा हो वो सड़क छाप माना जाता है। हम घर के पोतड़ों में पले हुए हैं, मजाक नहीं कर रहा। हेल्थ वाइज, स्किन वाइज, सैनिटेशन वाइज वो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन चक्कर वही कि वो समझ गए कि महिला अब काम पे जाती है और वो बदलने पड़ते हैं दिन में 8-8, 12-12, फिर वो पुराने कपड़ों से सिलने पड़ते हैं। तो ना अब उसके पास स्टिचिंग का हुनर रहा, ना स्टिचिंग का समय रहा, और ना ही अब वो डिवोशन है। तो ऑप्शन यही है, टाइम से बताया जा रहा है। नैपी बिकने का रीज़न टाइम एंड सोकिंग कैपेसिटी। पहले आया जो 2 घंटे चलता था, फिर 4 घंटे वाला, फिर 6 घंटे, फिर 10 घंटा, अब 12 घंटा आ गया, और 12 घंटे वाले ने आपको घंटाल कर दिया। और अब आप कह रहे हैं सुनो, हाँ 12 घंटे वाले लेके आना, और 12 घंटे वाले बच्चे को लगा दिए, उसका गुब्बारा कहीं का कहीं फूला हुआ है,
जितना उसका बॉडी का ऊपर वेट नहीं है उतना नीचे बना है और वो ऐसे ऐसे चल रहा है कि जिंदगी का बोझ, जिसकी बचपन में ही चाल ऐसी बना दी, जो बचपन से ही बोझा ढो रहा है, वो बोझा वहां से निकल के पेट में आ जाएगा, फिर उसे ढोएगा। फिर कहते हैं हमारा तो बच्चा काफी पपिश है, तो वो पपिश तो होगा ही भाई, जब तुमने उसे पपिश बनाया। फिर उसे धूप चुभती है, बीटेक कर ली है, एल&टी कंपनी में जॉब है, लेकिन उन्होंने ब्रिज पे खड़ा किया है, वहाँ कह रहे हैं और इसको धूप बहुत चुभती थी एक्चुअली। तो हमने इसे कहा बेटा इतनी कमी क्या है हमारे पास, आ जाओ तुम ना पापा के साथ देख लो कुछ बिजनेस। धूप चुभती थी, वो भी दिखा, वो भी इसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। हाथों का रंग भी कैसा डार्क हो गया यार। सो इंडिया में क्या ही है, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अबे पुल तो तू बाहर भी बनाएगा जाके, इंडिया में सूरज तो हर जगह है। ऐसा तो नहीं है कनाडा में उसको छत डाल देते हैं कोई कि कनाडा में सूरज नहीं पड़ रहा। थॉट उसका ऐसा बना दिया, धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है, समझ आई बात, क्योंकि बचपन से उसको ऐसा बना दिया। लेकिन उसके पीछे कारण कौन था? 12-12 घंटे। अब आप कहें कि ये गलत चीज़ें हैं, आवश्यकता भी तो है, आवश्यकता है ना, वही तो समझा रहा हूँ मैं, खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। अब माता काम पे जाती हैं, जॉइंट फैमिली हमने रखी नहीं, दादी दादा साथ है नहीं, हम हो गए न्यूक्लियर, तो बच्चे की केयर करेगा कौन, पोतड़े बनाएगा कौन और बांधेगा कौन सारा दिन। फैमिलियल सिस्टम बहुत ज़रूरी था इंडिया का। उसके तहत देखो एक अच्छे समाज में एक अच्छी परवरिश का बड़ा रोल है। जहाँ कुछ पॉजिटिव्स हैं अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट के, वहीं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। मैं नहीं कहता कि जॉइंट फैमिलीज बहुत फुल प्रूवन है और न्यूक्लियर फैमिलीज बैड हैं, लेकिन दोनों के अपने कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मक पहलुओं में सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है बच्चे को रिश्तों की पहचान। जॉइंट फैमिली में कई लोगों से विविध आचरण करने का अनुभव, कई लोगों की पहचान, उनसे कईयों की बिहेवियरल सिस्टम, कई तरह के चैलेंजेस। जिस बात पर पिताजी आक्रोशित हो जाते हैं, दादाजी बड़े शांत रहते हैं। वो दादाजी से बात करता है, पूछता है दादाजी पापा आज, तो वो समझाते हैं तुम्हारा पापा शुरू से ऐसा था, वहाँ बहुत समझाता था उसे कि मत किया कर। तो आप समझ लेते हो कि एक जैसा ही रिएक्शन नहीं होता है कि सिचुएशन का, पापा का अलग था, दादा का अलग भी है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन दोबारा होगी तो मुझे आक्रोशित ही होना है, नहीं, मैं शांत भी रह सकता हूँ। और कुछ बातों पे हो सकता है दादाजी एकदम से हिल जाए, अरे इतना खर्चा कर दिया, वहाँ पे पापा समझा रहे हैं अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मत चिंता, आप बस पहनो, आप पहनो, कोई बात नहीं। वहाँ पे आप देख रहे हो कि ऐसा भी नहीं है कि खर्चा सबके लिए सिमिलर है। दादाजी टेंशन ले गए, लेकिन पापा अब कमाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली दादा को बोला कि अरे आप पहनो, कोई बात नहीं। तो ऐसा मुझे भी करना है। लेकिन जब हम उसे सिंगुलर इंटरफेस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंगुलर ही बिहेवियर चल रहा है, उसको दुनिया ही उतनी नज़र आ रही है। तो पहले विवाहों में जाना, शादियों में सोशलाइज होने का एक रीज़न ये भी था। तो जहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ लॉस हैं, जहाँ कुछ लॉस हैं कुछ बेनिफिट्स भी हैं। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आवश्यकता को समझ लिया गया कि जो वुमेन थी वर्क में पार्टिसिपेट कर गई अर्बन लाइफ में, अब वो टाइम नहीं, और फैमिलीज अब जॉइंट नहीं रही इनकी, लेकिन बच्चे का यूरिनेशन होता है उसे कैसे कंटेन किया जाए। तो फिर एक ऑप्शन सोल्यूशन दे दिया कि भाई नैपीज़ हैं, डायपर्स हैं, आप बांधिए और आप उसे छोड़िए, स्कूल भी छोड़ दीजिए, किसी क्रच में छोड़ दीजिए। क्रच वाले खुद बोलेंगे अरे इसको डायपर अच्छा लगा के भेजा करिए, आप क्या करके भेजते हैं इसका माता पिता बेइज्जत हो रहे हैं वहाँ पे। अरे आपने हगीज के नहीं लगाया इसको, कौन सा देसी ब्रांड लेके आते हैं, वहाँ पे भी माता। वहाँ पर अगर कभी क्रच में भेजा है बच्चा प्ले वे में, वहाँ पर अगर अटेंडेंट ने आपको शाम को शिकायत लगाई, अरे इसका जो है प्रॉब्लम हो रहा था आज काफ़ी, तो आप उसे आगे से कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, हमने हगीज के लगा करके भेजे थे, ऐसे कैसे हो जाए। वहाँ पे वो भी चुप हो, नहीं वो तो ठीक है, आपने हगीज के ही भेजे थे, मैंने देखा हगीज के थे, शायद हो सकता है बच्चों ने खींच दिया हो इधर उधर, खेलते खेलते बच्चों ने खींच दिया, खिसका दिया, लेकिन ठीक था। हाँ मैं एक्सेप्टेड इट इज़ ब्रांडेड। लेकिन यहीं कहीं पिता को किसी दोस्त ने कह दिया अरे थैला मिलता है दिलखुशा मार्केट में बल्क में, बहुत अच्छा है, बस ब्रांड नहीं है लेकिन सब बराबर है उसका, कहीं वो लगा दिया और उस दिन बच्चे को यूरिन भी ज़्यादा आ गया, ब्रांड सही था, यूरिन ज़्यादा आ गया और बच्चों खींचा तानी में इलास्टिक किसी ने खींच दिया, और उस दिन पापा ही लेने पहुंच गया। उस दिन मैडम बता रही ये आज हगीज का नहीं लगाया आपने, ये क्या लगा दिया। तब पापा, पढ़ा लिखा पापा, मतलब एजुकेटेड समाज।